राजनीतिनामा बिहार के नए अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल सेंसेशन के लिए नहीं बल्कि पॉलिटिकल जानकारी बिहार के लोगों के साथ शेयर करने के लिए है और कुछ बुनियादी बातों को आपके सामने रखने के लिए है और राजनीतिक मुद्दों पर भी बुनियादी बातों पर ही हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज के समय में और हम सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती भी करेंगे कि न केवल आप देखें बल्कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, तभी हम लोगों का उत्साहवर्धन होता है और इस तरह के बहुत सारे अंक हम लाने का प्रयास कर रहे हैं जो बिहार की मिट्टी को, बिहार के इतिहास को, बिहार की संस्कृति को, बिहार के राजनीति को जीवित करेगा, पुराने लोगों को सामने लाएगा, पुरानी बातों को सामने लाएगा। इसलिए आप इस चैनल को जितना सब्सक्राइब करेंगे उतना ही हमारे लिए उत्साहवर्धक होगा। आज हम एक मुद्दे पर विचार करने जा रहे हैं कि बिहार की राजनीति में तीन धुरियां बन रही हैं या तीन दल है, भाजपा है और राजद है और जदयू है। एक चौथे धुरी के रूप में जनसुराज आने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसमें भाजपा एक पक्ष है, बीजेपी बीच में है और राजद फिर एक दूसरा पक्ष है। जदयू कभी भाजपा के साथ तो कभी राजद के साथ, लेकिन ये भाजपा और राजद सत्ता में और सत्ता से बाहर रहते हैं। लेकिन जदयू हमेशा से नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री बने 2005 से आज तक लगातार मुख्यमंत्री है। भाजपा या राजद दोनों में से किसी भी इतनी हिम्मत नहीं हुई तो वो नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री पद से हटा दें। लेकिन हम इस बार भाजपा के ही कुछ अंदरूनी बातों को लेकर यहाँ पर आए हैं और आपके सामने कुछ बातों को रखेंगे। किस तरह से भाजपा एक अपर हैंड वाली पार्टी थी जदयू के राइज होने से पहले, समता पार्टी के राइज होने से पहले, और किस तरह से वह जदयू की सबॉर्डिनेट होती चली गई। मैं एक बात की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा और किस तरह से उन तथ्यों पर थोड़ा विचार करूंगा कि किस तरह से भाजपा स्वयं अंदर से कमजोर होती चली गई, नीतीश कुमार की मातहत्ता को स्वीकार करती चली गई और अब आज अपने अस्तित्व के लिए वह नीतीश कुमार के हर हुर्की को, हर धमकी को सिर झुकाकर एक्सेप्ट कर लेती है। क्या इसके लिए भाजपा स्वयं जिम्मेदार है? हम लोगों का मानना है कि हाँ, थोड़ा जिम्मेदार स्वयं जरूर है। आपके सामने एक डाटा है, देखिए 1995 में समता पार्टी बनी, 94 में समता पार्टी बनी। जब नीतीश कुमार जी राजद से अलग हुए, लालू जी से अलग हुए, इससे पहले लालू जी के साथ चाणक्य की भूमिका में नीतीश कुमार ने रोल प्ले किया था। लेकिन 94 में कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि लालू जी से अलग होना पड़ा नीतीश कुमार जी को और जॉर्ज साहब को और उनके साथ जो उनके साथी संगी थे। लेकिन जब इन लोगों ने 1995 में समता पार्टी के रूप में चुनाव लड़ा तो इन्हें 310 सीटों पर चुनाव लड़ा और केवल 7 सीट इनको मिला था। 310 सीटों पर लड़ा, 7 सीट पर जीते और वोट का प्रतिशत था 7%। भाजपा लड़ी 315 सीटों पर, जीती 41 सीट और वोट का प्रतिशत रहा 13%। इसी तरह से जब 2000 का चुनाव हुआ तो जनता दल या समता पार्टी जीती 34 सीटों पर और भाजपा जीती 67 सीटों पर। ये भाजपा का अंतिम समय था जब डोमिनेंट रोल में इनका अंत होता है। हालांकि इस बार भी 2020 के चुनाव में भी भाजपा को जदयू से ज्यादा सीट मिला है, लेकिन इसकी कहानी है। लेकिन किस तरह से 2000 के बाद भाजपा ने नीतीश कुमार जी के सामने सरेंडर किया। 2005 का हुआ, 2005 के फरवरी चुनाव में भी बीजेपी 37 और समता जदयू को 55 सीट मिला। अक्टूबर वाले चुनाव में जदयू को 88 सीट मिला और भाजपा को 55 सीट मिला। मतलब 2000 के बाद भाजपा कम सीटें पाने लगी और जदयू ज्यादा सीटें पाने लगी। और यह माना जाता है कि जो भी नेता इस समय भाजपा को लीड कर रहे थे उन लोगों ने जदयू के सामने कंसीड कर दिया, क्योंकि उन लोगों को भी कांग्रेस की तरह केंद्र की चिंता थी, बिहार की चिंता नहीं थी। भाजपा की यह स्थिति बिहार में क्यों होती गई, हम इस पर एक लंबा एपिसोड, एक एक करके बहुत सारे एपिसोड्स लाएंगे, अंक लाएंगे, हर पार्टी हर दल के बारे में लाएंगे। लेकिन शुरुआत हम लोग भाजपा से करते हैं। कहीं ना कहीं भाजपा की अंदरूनी लड़ाई, भाजपा के जो नेतृत्व वर्ग है उसके द्वारा सक्षम लोगों को दरकिनार किया जाना या अपनी शक्ति को नहीं पहचान कर हर वर्ग के, जिस तरह से नीतीश कुमार ने ईबीसी कार्ड खेला लालू जी के खिलाफ, ओबीसी और
मुस्लिम कार्ड के खिलाफ, तो उस तरह के कार्ड भाजपा ने नहीं खेला और अपने को मजबूत करने का ज्यादा प्रयास नहीं किया और जदयू के कंधे पर रख के इन लोगों ने बंदूक चलाई। अपने ही पार्टी के विभिन्न जातियों के नेताओं को इन लोगों ने दरकिनार किया और कंधे पर चलते रहे, जिसका परिणाम हुआ कि आज भाजपा को बिहार में सीएम फेस नहीं मिलता। आज भाजपा को तो यहाँ पर इस पर बात करेंगे कि क्या भाजपा 2000 के बाद जो नीतीश कुमार के समक्ष समर्पित होती चली गई, अपने आप को कमजोर करती चली गई, क्या भाजपा ने अपने रिसोर्सेज का बेस्ट इस्तेमाल नहीं किया? क्या भाजपा ने अपने नेताओं का सक्षम और सही उपयोग नहीं किया? क्या उसके बाद डिजर्विंग नेताओं को पीछे धकेला गया गुटबाजी के कारण और आंतरिक तौर पर भाजपा धीरे धीरे कमजोर होती चली गई, जिसका खामियाजाना आज उसको भुगतना पड़ रहा है? और यह तो मान्य तथ्य है कि अगर आप अपने रिसोर्सेज को, अपने शक्तियों को मोबिलाइज नहीं करते हैं और अनडिजर्विंग या नॉन डिजर्विंग या कमजोर लोगों को आगे करते हैं, तो भले जोश में आप कुछ दिन तक तो चलते हैं, लेकिन जब तूफान आता है तो फिर कमजोर जड़ के लोग धराशायी हो जाएंगे। बड़े बड़े तूफानों के सामने वही लोग संभलते हैं जिनकी जड़ें गहरी हो। क्या भाजपा ने अपने गहरी जड़े के लोगों को दरकिनार किया? क्या भाजपा ने जनसंघ के जमाने से जुड़े हुए लोगों का दरकिनार किया, जिसका खामियाजाना आज भाजपा को बिहार में भुगतना पड़ रहा है और हो सकता है कि देश के पैमाने पर भी भुगतना पड़ रहा हो? उसी क्रम में हम बिहार के वैसे नेताओं को याद करने का प्रयास करेंगे जिन नेताओं ने भाजपा को सींचा है और आज वो हाशिए पर नजर आ रहे हैं, और वो गुटबाजी के कारण है जो भी है। उसमें सबसे पहले हम आज चर्चा करेंगे, क्योंकि शाहबाद का क्षेत्र भाजपा के लिए या एनडीए गठबंधन के लिए शून्य पर आउट होने वाला शाहबाद का क्षेत्र लोकसभा चुनाव में हुआ है। विधानसभा चुनाव में भाजपा को केवल शाहबाद में 2 ही सीट मिला था, आरा मिला था और बरहरा मिला था। फिर भी भाजपा ने आरा और बरहरा से जीते हुए, बरहरा के विधायक तो आते जाते रहे पार्टी में, लेकिन आरा के जो विधायक हैं वह पार्टी के शुरू से एक स्तंभ रहे हैं, लेकिन इनका कहीं पर उपयोग करने का नहीं देखा गया कि पार्टी ने इनकी योग्यताओं का सही उपयोग किया। इसके बावजूद कि पूरे शाहबाद में उखड़ गई, एनडीए उखड़ गया, उसके बाद भी क्या भाजपा अपनी गलतियों से सीख नहीं लेने जा रही है? इसीलिए इस एपिसोड में हम वैसे लोगों को याद करने का प्रयास करेंगे जिन लोगों ने भाजपा को अपने खून पसीने से सींचा है। उसमें एक बड़ा नाम है अमरेंद्र प्रताप सिंह। अमरेंद्र प्रताप सिंह जो जनसंघ के जमाने से भाजपा से जुड़े रहे हैं। अमरेंद्र प्रताप सिंह जिनको हम लोगों ने यहाँ पर टाइटल दिया है कि मोस्ट डिजर्विंग बट मोस्ट अंडररेटेड पॉलिटिशियन ऑफ बिहार बीजेपी। हम यहाँ ब्रीफली आपको बताना चाहेंगे कि अमरेंद्र प्रताप सिंह हैं कौन। अमरेंद्र प्रताप सिंह बिहार ऐसे घराने से संबंध रखते हैं जिनके घराने के लोगों ने 1915 से आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया है। सरदार हरिहर प्रसाद सिंह बिहार के जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बिहार में 1937 का जब पहला चुनाव हुआ था विधानसभा के लिए, सासाराम ग्रामीण से चुने गए थे। 1946 का जब चुनाव हुआ, आरा नगर से चुने गए थे। 1952 का जब चुनाव हुआ, अपने गृह क्षेत्र डुमरांव से विधायक बने और 1977 तक किसी न किसी सदन में रहे। इस क्रम में कुछ दिनों के लिए कृषि मंत्री रहे और कुछ दिनों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उस सरदार हरिहर सिंह के सबसे बड़े पुत्र बिहारी प्रसाद सिंह के नंबर के पुत्र हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह। अमरेंद्र प्रताप सिंह के बड़े भाई स्वर्गीय बिहारी सिंह जी और उनकी पत्नी, और अमरेंद्र प्रताप सिंह जी के बड़े भाई स्वर्गीय मृगेंद्र प्रताप सिंह झारखंड के एक बड़े नेता थे जो जमशेदपुर पश्चिम से 1950, 1990, 2000 में विधायक रहे। झारखंड राज्य के प्रथम वित्त मंत्री रहे, झारखंड राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे और एक बड़े नेता के रूप में माने जाते रहे मृगेंद्र प्रताप बाबू। उन्हीं मृगेंद्र प्रताप सिंह के छोटे भाई हैं और बिहारी सिंह जी के चौथे नंबर के पुत्र हैं माननीय अमरेंद्र प्रताप सिंह, जो झारखंड में भाजपा के एक बड़े स्तंभ रहे हैं। भाजपा के साथ जनसंघ के एक बड़े स्तंभ रहे हैं और उसके साथ उन्होंने खून पसीने का काम किया। आप इस एक ब्रीफ इनके बारे में हम लोग पहले इनके जीवन के 2 पक्ष रहे हैं, एक झारखंड राज्य में, दूसरा बिहार राज्य में। आप इनके शुरुआती जीवन का आप देखिए कि पूर्व मुख्यमंत्री के पोता जमींदार परिवार से संबंधित, लेकिन कैरियर की शुरुआत टेल्को कंपनी में केमिस्ट के पद से शुरू होती।
यहीं पर वह इनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित होता है, जब यहाँ टेलीकॉम कंपनी के प्रताप शाखा से उन्होंने 1968 से ही संघ के जीवन की शुरुआत की। इनके प्रथम शिक्षक थे श्री दीनानाथ पांडे, जो वहां से विधायक भी रह चुके हैं। भारतीय मजदूर संघ से जुड़े भारतीय मजदूर संघ के सिरभूम जिला के सहमंत्री रहे। मजदूरों के हितों के लिए सदा संघर्षरत रहे। मजदूर आंदोलन से इनके राजनीति की शुरुआत होती है। 67 से 71 तक सिरभूम जिला जनसंघ के सहमंत्री के रूप में सक्रिय भूमिका निभाई और संसदीय चुनाव में पार्टी के लिए काम किया। मंडल से गांव से लेकर जनपद तक काम किया इन्होंने। जमीनी नेता रहे हैं, नीचे से ऊपर गए। अमरेंद्र प्रताप सिंह जब आपातकाल लागू हुआ, उस समय लोकतंत्र के लिए जो संघर्ष हुआ उस क्षेत्र में, उसमें काफी सक्रिय भूमिका इन्होंने निभाया और कई बार इनको जेल भी जाना पड़ा। 1977 में जब जनता पार्टी का निर्माण हुआ तो जिला जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष पद पर रहे, महत्वपूर्ण पद पर रहे। और आपको जो लोग नहीं जानते उन्हें जानना चाहिए कि प्रताप सिंह जब वहां जनसंघ का काम कर रहे थे तो नानाजी देशमुख हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, हमारे आडवाणी जी हो, मुरली मनोहर जोशी जी हो, कैलाशपति मिश्रा जी हो, या इस तरह के बहुत सारे जो नेता थे उस जमाने में वहां आते थे और इनके घर पर प्रवास करते थे, इनके घर पर रहते थे, साथ में रहते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जो जी वनांचल में इनके साथ मोटरसाइकिल पर घूमे हुए हैं, जो आज भाजपा के नेता हवा में उड़ते हैं, उनको जानना चाहिए कि उनके पार्टी को बनाने में खून पसीने का योगदान किस किस तरह से हुआ है। 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ तो एडहॉक कमेटी के वो कन्वेनर बने थे। और जब पार्टी का दिसंबर 1980 में मुंबई में अधिवेशन हुआ, उसकी पार्टी की सदस्यता के अभियान की शुरुआत हुई तो वनांचल में उसके अग्रणी नेता के रूप में अमरेंद्र बाबू रहे। 1981 से 1990 तक जब तक सिरभूम जिला फिर बाद में 2 भागों में बटा तो पूर्वी सिरभूम जिला के जिला अध्यक्ष रहे। और उस जमाने में पार्टी को जिला से लेकर गांव तक, आदिवासियों के जंगलों तक पार्टी की जड़ों को मजबूत करने का काम अमरेंद्र बाबू ने जिला अध्यक्ष रहते हुए किया। आप देख सकते हैं इन सारे नेताओं के साथ उनके आत्मीय संबंध रहे हैं, सभी नेताओं के घर पर आते रहे हैं, सभी नेताओं के साथ घूमते रहे हैं और सभी के साथ इन्होंने काम किया है। 1985 में मजदूर संघ के अंतर्गत इंजीनियरिंग कारखाने में हड़ताल का नेतृत्व करने के कारण अमरेंद्र बाबू को नौकरी से निकाल दिया गया और ये लंबे समय तक नौकरी से निकाले गए, लेकिन अपनी नौकरी प्राप्त करने के लिए कभी इन्होंने कंपनी के लोगों से समझौता नहीं किया। आप देख रहे हैं कि हम मुरली मनोहर जोशी से मिले हैं हाल में, सभी पुरानी यादों को ताजा करते हुए। 1990 में अमरेंद्र बाबू एवं सहयोगियों ने पार्टी से वनांचल इकाई बनाने की मांग की थी, जिसे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जी स्वीकार किया था। इसी उपलक्ष्य में जमशेदपुर में भाजपा के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई, जिसके कन्वेनर अमरेंद्र बाबू थे, जिसमें माननीय वाजपेयी जी ने सत्ता में आने पर वनांचल राज्य की स्थापना का संकल्प व्यक्त किया, जिसे आगे चलकर भाजपा ने पूरा किया। तो वनांचल राज्य के निर्माण करने के शुरुआती दौर में भाजपा की तरफ से अमरेंद्र बाबू का बहुत बड़ा योगदान है। आप राष्ट्रपति मिश्र जी को देख रहे हैं, इनके साथ भी अमरेंद्र बाबू के आत्मीय संबंध रहे और इनके आवास पर जमशेदपुर में भाजपा के भीष्म पितामह जाते रहे, रहते रहे। फिर जब पार्टी के निर्णय के अनुसार भाजपा की वनांचल समिति प्रदेश कार्य समिति का निर्माण हुआ, जिसके अध्यक्ष भाजपा के झारखंड के सबसे बड़े नेता करिया मुंडा हुए, उस समय महामंत्री के तौर पर अमरेंद्र बाबू उनके साथ काम करने का मौका मिला। ये देख रहे हैं कि अमरेंद्र बाबू अपने नौजवानी के समय में वाजपेयी जी के साथ, और उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी के साथ मोटरसाइकिल पर भी वनांचल के विभिन्न क्षेत्रों में घूमने का काम इन्होंने किया था। 1991 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने अमरेंद्र प्रताप सिंह को जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़वाया। संजोग है कि इनका चुनाव राजीव गांधी की हत्या के बाद हुआ, जिसमें जेएमएम से सीधे संघर्ष के बाद इनकी पराजय हो गई। तो जो लोग आज राजनीति में इतनी ऊंची उड़ाने भरने का बात करते हैं, आप याद रखें कि 1991 में 91 में ही अमरेंद्र बाबू ने जमशेदपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन पार्टी के अंदरूनी राजनीति ने इन्हें अगले चुनाव को लड़ने से वंचित कर दिया गया। नियम से अमरेंद्र बाबू को अगला जमशेदपुर का चुनाव हारना चाहिए था, क्योंकि बहुत कम मतों से, लगभग 50,000 मतों से चुनाव हारे थे, लेकिन कथित राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण इन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया। लेकिन अमरेंद्र बाबू ने धैर्य का परिचय दिया और कभी पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं किया, जबकि इन्हें
उसके बाद चुनाव लड़वाना चाहिए था। आज अमरेंद्र बाबू की स्थिति राष्ट्रीय पटल पर बहुत ऊंची होती, लेकिन षड्यंत्रों के कारण इस तरह से योग्य लोगों को वंचित किया गया। फिर 1993 से 97 तक इन्हें पुनः पूर्वी सिंहभूम जिला का जिलाध्यक्ष बनाया गया, और चूंकि उस जिला को अच्छे से नेतृत्व देने के लिए योग्य नेता की जरूरत थी, तो इन्हें उसका अध्यक्ष बनाकर फिर से प्रयास किया गया कि ये पार्टी की तरफ से काम करें और पार्टी को उस क्षेत्र में मजबूत करें। लेकिन अमरेंद्र बाबू की दूसरी पारी की शुरुआत होती है जब अमरेंद्र बाबू को पार्टी ने दक्षिण बिहार भेजा और इन्हें शाहाबाद का संगठन प्रभारी बनाया। अब बिहार जो 2000 पार्टी बिहार का विभाजन हो गया। हालांकि उससे पहले 1999 में अमरेंद्र बाबू चौगाई के रहने वाले हैं, बक्सर जिले के चौगाई के रहने वाले हैं, तो 1999 में अमरेंद्र बाबू को बक्सर लोकसभा का चुनाव प्रभारी बनाया गया, जहां पार्टी प्रत्याशी श्री लाल मुनि चौबे थे और वो चुनाव जीते। सन 2000 में जब चुनाव हुआ तो अमरेंद्र बाबू को आरा विधानसभा से चुनाव लड़वाया गया और पहली बार हुआ आरा विधानसभा से भाजपा 2000 में विजयी हुई। याद रखें कि 1946 में सरदार साहब इनके बाबा उसी आरा सदर से विधायक बने थे। उसके बाद अमरेंद्र बाबू आरा विधानसभा से सन 2000-2005 का दोनों चुनाव जीते, यानी फरवरी और अक्टूबर 2005 का दोनों चुनाव जीते। 2010 का चुनाव जीते। 2015 में बहुत ही 2-250 मतों से विवादास्पद रूप से इनके हरा दिया गया और 2020 के चुनाव में पुनः विजयी हुए। लगातार हमें भाजपा का झंडा लहराने का इन्होंने काम किया। बिहार में भी अमरेंद्र बाबू का कतिपय नेताओं के षड्यंत्र के कारण दरकिनार किया जाता रहा इनको। इतना वरिष्ठ नेता होने के बावजूद अमरेंद्र बाबू को 2005 या 2010 में किसी भी कैबिनेट में नहीं लिया गया। एक बिहार के जो सबसे बड़े नेता उस समय जो भाजपा को लीड कर रहे थे, उन्होंने इनका लगातार विरोध किया और यह बात आम है कि पहले मंत्रिमंडल में ही, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व में उस जमाने में जो लोग थे वो अमरेंद्र बाबू को जानते थे कि उनका कद कितना बड़ा है, कितने जमीनी नेता है और कितना पार्टी के लिए खून और पसीना दिया है, तो उनका नेतृत्व के द्वारा नाम आया था। इन्हें बुलाया भी गया था, पार्टी से सूचना भी दी गई थी कि आप मंत्री बनने के लिए तैयार रहेंगे, परंतु बिहार के स्वयंभू नेता ने केंद्र से आए हुए पर्यवेक्षक से कहा कि अगर अमरेंद्र बाबू मंत्री बनेंगे तो वो इस्तीफा दे देंगे, वो मंत्री नहीं बनेंगे या जो भी उनको बनना था। इतना ज्यादा जोर देने के बाद मजबूरन केंद्रीय नेतृत्व के प्रतिनिधि ने अमरेंद्र बाबू को पार्टी ऑफिस में बुलाया और उनके सामने अपनी असमर्थता और दुख व्यक्त किया कि इस कारण से उन्हें मंत्री नहीं बनाया जा रहा है। तो किस तरह से एक सक्षम नेता को भाजपा ने उनको पर कतरने का प्रयास किया, उन्हें हाशिए पर डालने का प्रयास किया और किसी भी पार्टी के मजबूती और कमजोरी में इस तरह के निर्णय बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। किसी तरह अमरेंद्र बाबू को 2012 में विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाया गया, जो 2015 तक रहे डिप्टी स्पीकर के तौर पर। लेकिन फिर अमरेंद्र बाबू 2015 का चुनाव कुछ 100 मतों से, जैसा मैंने कहा, कि हार गए। फिर जब उस स्वयंभू नेता की चलती कम हुई और 2020 में अमरेंद्र बाबू फिर विधायक बने आरा से, तो नवंबर 2020 में जब पार्टी ने नीतीश कुमार जी के साथ सरकार बनाया तो इन्हें कृषि मंत्री के तौर पर शपथ दिलाया गया और 2020 नवंबर से अगस्त 2022 तक कृषि मंत्री रहे बिहार के। और इस दरमियान इन्होंने बिहार में बहुत सारा उल्लेखनीय काम किया, पार्टी के रेपुटेशन को बढ़ाने का काम किया। लेकिन जब दोबारा नीतीश कुमार की सरकार बनी भाजपा के मंत्रियों के लिस्ट में, तो पुनः अमरेंद्र बाबू का नाम गायब था। और ऐसा तब हुआ जब 2020 के विधानसभा चुनाव में शाहाबाद में भाजपा को केवल 2 सीटें मिली थी और जेन्युइन भाजपा एक ही सीट आरा में था, क्योंकि बरहरा के जो विधायक हैं वो राजद से इधर आए थे और भाजपा के कोर पार्टी से केवल अमरेंद्र बाबू विधायक थे और अमरेंद्र बाबू को मंत्री पद नहीं दिया गया। वैसे ऐसे लोगों को मंत्री पद दिया गया जिनका ना कोई जमीन था, जिनका ना कोई आधार था और जिनका ना भाजपा में उतना बड़ा योगदान था। लेकिन किस गणित से और किस तरह से इस तरह के सक्षम नेताओं को पार्टी ने नजरअंदाज किया, संभवतः उसी का परिणाम है कि शाहाबाद पूरे क्षेत्र में आज भाजपा कहीं भी नजर नहीं आती। और आप देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव, जिस अमरेंद्र बाबू के परिवार का शाहाबाद की राजनीति में
1915 से पॉलिटिकल योगदान है और चुनावी राजनीति 1937 से योगदान है। आज पूरे शाहबाद परिक्षेत्र में राजनीति में प्रतिष्ठा, स्वाभिमान और सफलता के साथ जो राजनीति में है, पार्टी ने कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं ली और भाजपा पूरे शाहबाद क्षेत्र में शून्य पर आउट हो गई। भाजपा का यह सबसे बुरा प्रदर्शन उस क्षेत्र में रहा है। आज भी शाहबाद छोड़ दीजिए, बिहार के कोई ऐसा इलाका नहीं है, कोई ऐसा राजनीतिक परिवार नहीं है जो पुराना, जो सरदार साहब को न जानता हो और सरदार साहब का नाम लेने के बाद सम्मान के साथ न बात करता हो। ऐसे परिवार के नेता जो किसी भी पार्टी के लिए धरोहर होते हैं, पता नहीं किन कारणों से इनको नजरअंदाज किया गया है, हानि आखिर में पार्टी की हो रही है। तो जब हम कहते हैं कि जिस नेता ने बिहारी वाजपेयी के साथ काम किया, जिस नेता ने आडवाणी जी के साथ काम किया, जिस नेता ने नानाजी देशमुख के साथ काम किया, जिस नेता ने कैलाशपति मिश्र जी के साथ काम किया, इतने सारे लोगों के साथ जिन लोगों ने काम किया है, उस आदमी को पार्टी को नजरअंदाज करने से जो हानि उठानी पड़ रही है, क्या पार्टी को आज भी इसकी समझ है या नहीं है? आज शाहबाद के पूरे क्षेत्र में पार्टी का स्थिति अत्यंत ही खराब है। शाहबाद का क्षेत्र जो अमरेंद्र बाबू के लिए इनके पीढ़ियों से उस क्षेत्र में जिनका प्रभाव है, जिनका जमीन पर प्रभाव है, जिनके नातेदार, रिश्तेदार, लोग, फॉलोवर उस पूरे क्षेत्र में है, क्या पार्टी को इतना एहसास नहीं है कि अपने जड़ों को मजबूत करो? जिन पेड़ों के जड़ जमीन के अंदर जमे हुए हैं, उन वही जड़, वही पेड़ आपको तूफान के समय, झंझावत के समय बचा सकते हैं। कमजोर पेड़ों के सहारे आप बड़ी लड़ाइयां नहीं लड़ सकते हैं। ऐसे में क्या अमरेंद्र बाबू वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के बिहार इकाई के द्वारा हाशिए पर डाले गए, नजरअंदाज किए गए और अंततः उसका खामियाजाना पार्टी को भुगतना पड़ा है? क्या पार्टी इसको समझेगी या पुरानी गलतियों के साथ ही आगे बढ़ेगी? आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम लोग और भी लोगों पर इस तरह के वीडियो लाएंगे।